हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th की माइलस्टोन की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 7 क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज अंडर कॉलोनियल रूल का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। ओके गाइस, तो आज हमारे चैप्टर का नाम है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज अंडर कॉलोनियल रूल। मतलब औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारे इंडिया के अंदर क्राफ्ट्स की, हस्तशिल्प की और इंडस्ट्रीज की, उद्योगों की क्या स्थिति थी, जिसके बारे में चैप्टर के अंदर आज हम बात करेंगे। Read how the report of the Indian Industrial Commission 1916 to 18 had summarized the economic position of India during the rule of great Mughals and discuss how right what it tells about the Indian craft persons and industrial development। अब हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन की रिपोर्ट है जो कि 1916 टू 18 है, इसकी जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है? इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत की इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में, जो आर्थिक जो स्थिति थी इंडिया की, उसके बारे में क्या बताती है। दूसरा, ड्यूरिंग द रूल ऑफ ग्रेट मुगल्स, मतलब जब हमारे मुगल्स का काल था, जब मुगल्स हमारे देश के अंदर थे राजा, उस टाइम जो है आर्थिक स्थिति क्या थी देश की। दूसरा, हमने डिस्कस करना है और लिखना है किसके बारे में? हमारे भारत के जो क्राफ्ट पर्सन थे। क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं? जो हस्तशिल्प का काम करते हैं, जो हाथ से कलाकारी करते हैं, वो जो व्यक्ति थे। और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी हमारे इंडिया के अंदर, वो कैसी थी। एट द टाइम व्हेन द वेस्ट ऑफ यूरोप, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब यूरोप का पश्चिम, द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा जो आधुनिक इंडस्ट्रियल जो हमारी प्रणाली है, जिसको हम औद्योगिक प्रणाली बोल सकते हैं, हमारी जो आधुनिक जो औद्योगिक प्रणाली है उसका बर्थ प्लेस कौन हुआ? हमारा ये जो यूरोप है वो किसका बर्थ प्लेस है? हमारी आधुनिक जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसका क्या है? बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। वॉज इनहेबिटेड बाय अनसिविलाइज्ड ट्राइब्स। वो उस टाइम क्या था? जो जो अनसिविलाइज्ड ट्राइब्स थे, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि अनसिविलाइज थे, मतलब सभ्य नहीं थे, असभ्य थे। इससे हम ये मतलब ले सकते हैं वो अशिक्षित थे। तो क्या थे? वहाँ पे अशिक्षित लोग रहते थे। इंडिया वॉज फेमस फॉर द वेल्थ ऑफ रूलर्स एंड फॉर द हाई आर्टिस्टिक स्किल ऑफ हर क्राफ्ट्समैन। उस टाइम जो हमारा इंडिया था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वहाँ के जो राजा थे, रूलर्स थे इंडिया के, उनके धन के लिए, उनकी धन संपत्ति के लिए, मतलब राजाओं के पास बहुत धन संपत्ति होती थी उस टाइम। और दूसरा क्या? हाई आर्टिस्टिक स्किल्स, क्योंकि जो हमारे इंडिया के अंदर लोग थे उनके पास हस्तशिल्प का बहुत स्किल थी उनके अंदर। जो हमारे हस्त शिल्प का जो काम होता था इंडिया के अंदर, बहुत हाई उस पे होता था कि दूर दूर से दूसरे देशों के अंदर वहाँ पे डिमांड होती थी हमारे भारतीय हस्तशिल्प के सामान की। एंड इवन एट अ मच लेटर पीरियड, और यहाँ तक कि बहुत बाद का जो समय था तब भी, व्हेन द मर्चेंट एडवेंचरर्स फ्रॉम द वेस्ट मेड दियर फर्स्ट अपीयरेंस इन इंडिया, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट ऑफ दिस कंट्री वॉज एट एनी रेट नॉट इन्फीरियर टू दोज ऑफ मोर एडवांस्ड यूरोपियन नेशंस। अब यहाँ पे बात हो रही है मर्चेंट की। कौन? व्यापारी, जो कि दूसरे देशों से, वेस्ट के जो पश्चिम देशों के जो व्यापारी थे, और हमारे इंडिया के अंदर जब वो आए, पहली बार जब उन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री की, तो उन्होंने क्या देखा? इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट की। हमारे इंडिया के अंदर भी जो औद्योगिक उद्योग थे वो क्या थे? एडवांस थे, बहुत अच्छी तरह से विकसित थे। किसी भी रेट पे लगाया जाए कि वो किसी भी तरह से दूसरे जो यूरोपियन नेशन थे, यूरोपियन देश थे, उनसे कम नहीं थे। मतलब जो उद्योग जो थे हमारे इंडिया के अंदर, वो इतने विकसित थे कि अगर उनकी तुलना की जाए दूसरे देशों के साथ, दूसरे यूरोपियन देशों के साथ, तो किसी भी मायने में वो कम नहीं थे। हमारा जो देश था, हमारे देश के जो उद्योग थे, वो दूसरे देशों से कम नहीं थे। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट क्या बताती है? द प्री ब्रिटिश इंडिया वॉज फेमस फॉर वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स सुपीरियर क्राफ्ट। जो हमारा भारत था, प्री ब्रिटिश इंडिया जिसको हम बोल रहे हैं,
किसके लिए फेमस था? वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स सुपीरियर क्राफ्ट, क्योंकि जो इसका जो क्राफ्ट था, इसका जो हस्तशिल्प था, इसकी जो कलाकारी थी वो क्या थी? सुपीरियर थी, सबसे आगे थी, सबसे बढ़िया थी. इट्स इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट वॉज नो लेस देन दैट ऑफ दैट मोर डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज. जो बिल्कुल विकसित जो यूरोपियन देश थे और इंडस्ट्रियल जो एडवांसमेंट थी हमारे इंडिया के अंदर, वो उनसे कम नहीं थी, किसी भी तरह से उनसे कम नहीं थी. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ग्रेट मुगल्स, इंडियन इंडस्ट्री वॉज सो डेवलप्ड दैट some writers had referred to the country at the time as the workshop of the world. अब यहाँ पे जो ग्रेट मुगल्स थे उनके पीरियड के दौरान, जब वो देश के अंदर अस्तित्व में थे, उसके दौरान जो इंडस्ट्री थी वो इतनी ज़्यादा विकसित थी कि कुछ राइटर्स ने तो हमारे इंडिया को क्या किस रूप में जो है बताया है, द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि ये तो कार्यशाला है हम पूरे विश्व की. हमारा जो भारत है वो पूरे विश्व की कार्यशाला है, वर्कशॉप है. किसने लिखा? बहुत सारे राइटर्स ने लिखा, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी इतनी ज़्यादा उस टाइम डेवलप्ड थी ग्रेट मुगल्स के काल में कि राइटर्स उनके बारे में लिखते थे. द डिमांड फॉर द इंडियन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स. अब हम बात करेंगे डिमांड के बारे में, मांग के बारे में. इंडियन, भारतीय जो कॉटन का और सिल्क का कपड़ा था उसकी डिमांड, एंड अदर इंडस्ट्रियल गुड्स, और दूसरी जो औद्योगिक वस्तुएं थी लाइक साल्टपीटर एंड इंडिगो वाज क्वाइट हाई. नमक की और भारत के अंदर उगाए जाने वाले नील की मांग जो है हाई थी, बहुत ऊंची मांग होती थी हमारे इंडिया के कॉटन के कपड़े की, सिल्क के कपड़े की, नील की, नमक की. गुजरात, कोरोमंडल कोस्ट एंड इंडिगो गंगेटिक प्लेन्स वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल रीजन फॉर द मुगल इंडिया. अब जो हमारा मुगल इंडिया था, मुगल इंडिया से हमारा अभिप्राय यही है कि जिस समय मुगल वंश के जो राजा थे हमारे देश के अंदर शासन कर रहे थे, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं. तो मुगल शासन के दौरान क्या था हमारे इंडिया के अंदर? गुजरात का जो कोरोमंडल तट है, और दूसरा कौन सा? इंडो गंगेटिक जो प्लेन है, हमारा जो इंडो गंगा मैदानी भाग जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्या थे? इंडस्ट्रियल रीजन थे, बहुत ही सशक्त इंडस्ट्रियल रीजन थे वो. और दूसरा हम बात करेंगे, वाइल सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली वर इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स. और सूरत, मसूलीपट्टनम और जो हुगली जो हमारी जगह थी वो क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर्स थे, यहाँ पे व्यवसाय होता था. और इंडस्ट्रीज वर नॉट जस्ट कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरिया. जब हम बात करेंगे जो उद्योग धंधे थे वो सिर्फ जो हमारे शहरी इलाके थे वहीं तक केंद्रित नहीं थे. ये नहीं था कि जो उद्योग धंधे हैं वो सिर्फ शहरों में ही हैं, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी. बट द रूरल एरियाज टू हैड कॉटेज इंडस्ट्रीज टू कैटर द लोकल नीड्स. यहाँ तक कि जो गांव थे, जो देहाती इलाके थे, वहाँ पे भी क्या था? कोटेज इंडस्ट्रीज. कोटेज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कुटीर उद्योग, और कुटीर उद्योगों के बारे में हमने पढ़ा कि छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं वो क्या थे? रूरल एरियाज के अंदर थे. किसके लिए? जो लोकल नीड्स, जो स्थानीय जो लोग होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. तो देखो हमारे इंडिया की जो स्थिति थी उस टाइम मुगल शासन के दौरान कितनी अच्छी थी कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी एकदम डेवलप्ड थी, और अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं. दूसरा, हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन जो होता था गुड्स का और क्राफ्ट्स का, उसकी मांग बहुत ज़्यादा ऊंची थी दूसरे देशों के अंदर. दूसरे देश जो है बहुत ऊंची मांग करते थे, इससे क्या है हमें प्रॉफिट भी होता था. तो हमारे देश की सिचुएशन एट दैट टाइम वाज वेरी गुड. The nobles and royals were the biggest patrons of the industrial produce manufactured within the country. अब हमारे देश के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल उद्योग के अंदर जो सामान, जो गुड्स पैदा की जाती थी, जो प्रोडक्शन किया जाता था, उनका संरक्षक कौन था? जो नोबल थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, और जो रॉयल्स थे. रॉयल मतलब शाही परिवार जो थे, जो शाही लोग थे, वो क्या थे? इनके संरक्षक थे. The guilds or association of Indian merchants and artisans were involved right from the procurement of raw materials to control on the price and quality of finished goods and locating markets in the country as well as abroad for their sale. अब हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर जो गुड्स का जो व्यापार होता था, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं. ओके. और जो रॉ मटेरियल है, जो वस्तुएं जब तैयार हो जाती हैं तो उनका जो हम प्राइस
फिक्स करते हैं, तो ये सब कौन थे? या तो गिल्ड्स होती थी या फिर एसोसिएशन होती थी। किनकी? या तो वो भारतीय व्यापारियों की होती थी या फिर शिल्पकारों की होती थी। वो क्या करते थे? उनको अधिकार मिला हुआ था कि वो क्या क्या काम करते थे। एक तो रॉ मटेरियल के ऊपर वो कंट्रोल करते थे, रॉ मटेरियल के प्राइस के ऊपर, उनकी क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल का काम किनका था? उन्हीं का था। अब जो फिनिश्ड गुड्स है, मतलब जो वस्तुएं तैयार हो चुकी हैं, उनका जो प्राइस है, उनकी जो कीमत है, वो भी कौन? ये जो ऑर्गेनाइजेशन और गिल्ड होते थे वही बताते थे। और दूसरा क्या? मार्केट लोकेट करना, कि मार्केट हमें कहाँ पे जो है स्थापित करना है। और कंट्री, यहाँ कंट्री के अंदर ही नहीं, बाहर जो हमारा सामान बेचा जाता था उसके ऊपर भी इन्हीं का कंट्रोल होता था। However, after the death of औरंगजेब in 1707, लेकिन फिर भी औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? सभी को पता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? देयर अरोज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द कंट्री इन द नेक्स्ट मैनी ईयर्स। तो अगले कई सालों तक क्या हुआ? देश के अंदर हमें राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली। अब राजनीतिक अस्थिरता का क्या मतलब हो रहा है? कभी कोई राजा बन रहा है, कभी राजनीति के अंदर जितनी भी चीज आते हैं वो उथल पुथल हो गई थी, एकदम अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे थे। और जो है लोग जब परेशान हो जाते हैं शासन से, लगा लीजिए आप, या फिर लगा लीजिए कि राजा से खुश नहीं थे, तो इस तरह की जो है पॉलिटिकल अनिश्चितता देश के अंदर देखने को मिली। एंड इवेंचुअली द कंट्री फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। हम कहते हैं ना, जब देश के अंदर जो हमारी सरकार होती है, जो शासन होता है, शासन करने वाला होता है, वो नींव होता है देश की। अगर वही डगमगा जाएगी तो दूसरे लोग आके तो आक्रमण करेंगे ही ना। तो जो इंग्लिश जो कंपनी थी उसको बहुत अच्छा मौका मिला इस समय देश के अंदर एंट्री करने का। क्यों? क्योंकि देश के अंदर जो है राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। जो शासक थे वो भी सशक्त नहीं थे, वो देश को अच्छे से चला नहीं पा रहे थे, इसलिए मौका मिल गया इंग्लिश कंपनी को देश के अंदर एंट्री करने का। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इवेंचुअली, और इसी के दौरान क्या हुआ? कंट्री फेल इनटू द हैंड्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। जो इंग्लिश जो व्यापारिक जो कंपनी थी उसके हाथों में हमारा देश आ गया। द कंपनी कंटिन्यूड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब जो कंपनी है उसने कंटिन्यू रखा क्या? जो हमारा भारतीय कपड़ा था उसको एक्सपोर्ट करना, उसका निर्यात करना, हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे हस्तशिल्प के जो सामान होते थे उनको, एंड कैश क्रॉप्स टू इंग्लैंड, और जो हमारी नकदी फसलें होती हैं उनको इंग्लैंड में उन्होंने भेजना जारी रखा। बिल्कुल अदर फॉरेन कंट्रीज, और दूसरी फॉरेन जो विदेशी जो कंट्रीज थी उनमें, टिल दी लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक, एंड अर्न रिच प्रॉफिट, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ पे कंपनी कैसे प्रॉफिट कमा रही थी? कैसे? वो क्या करती थी? कम कीमत पे हमारे देश के अंदर से सामान को खरीदती थी, उसके बाद वो क्या करती? महंगे रेट्स पे उनको दूसरे देशों में बेच देती। अब यहाँ पे प्रॉफिट किसको हो रहा था? इंग्लिश कंपनी को हो रहा था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इसी समय पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन इंग्लैंड। इसी के दौरान क्या हुआ था? जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, जो आधुनिक उद्योग थे, वो कहाँ पे सेट हो गए? इंग्लैंड के अंदर, विच मैन्युफैक्चर्ड इन वास्ट क्वांटिटीज, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है क्या करती थी? वस्तुओं का प्रोडक्शन करते थे। This led to the decline in Indian export, as England now needed raw materials for their factories instead of manufactured goods that were exported from India. अब यहाँ पे क्या हुआ था? आप समझ लीजिए कि जो दूसरे देश थे, जो इंग्लैंड के जो देश थे, वहाँ पे क्या बहुत सारे उद्योग धंधे, वहाँ पे मॉडर्न जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज वहाँ पे क्या हो गई थी? स्थापित हो गई थी। अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? कि वहाँ पे ज़्यादातर काम क्या होता था? मशीनों से होता है। कपड़ा बनाया जा रहा है तो मशीनों से बनाया जा रहा है, अदर गुड्स कोई बनाई जा रही हैं तो वो भी मशीनों से बनाई जा रही हैं। अब इससे क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर जो हस्तशिल्प का काम था, जो हाथों से जो है काम किया जाता था, वो क्या हो गया? अब उसकी डिमांड कम हो गई। अब हमारे देश के अंदर से जो हम जो प्रोडक्शन करते थे वो रॉ मटेरियल के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था। मतलब इंग्लैंड की जो ये कंपनी थी क्या करती थी? जो व्यापारिक कंपनी थी, इंग्लिश व्यापारिक कंपनी, वो क्या करती थी? हमारे देश के अंदर से कच्चा माल कहाँ पे लेके जाती थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो उद्योग धंधे उन्होंने स्थापित किए थे, वहाँ पे क्या होता था? उस रॉ मटेरियल से वस्तुएं तैयार की जाती थी मशीनों के द्वारा। अब वहाँ पे जो वस्तुएं तैयार होती थी वो फिर दोबारा कहाँ पे बेची जाती थी? इंडिया के अंदर बहुत हाई प्राइसेस पे, बहुत महंगी बहुत ऊंची कीमतों पे फिर इंग्लैंड की वो वस्तुएं हमारे देश के अंदर बेच दी जाती थी।
इट ऑल्सो नीडेड अ बिग मार्केट टू सेल इट्स फैक्ट्री मेड गुड्स, क्योंकि मैंने बताया कि अब यहाँ पे जो इंग्लैंड का जो सामान था, इंग्लैंड में बनाया जाने वाला जो वस्तुएं थी, अब उनको एक मार्केट की ज़रूरत थी, एक ऐसा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट हो जहाँ पे वो अपनी वस्तुओं को बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या करें, बेच पाएं। The British industrialists turned towards India to sell their industrial products। इसीलिए क्या किया, जो ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे, वो किसकी तरफ आए, भारत की तरफ। किसके लिए, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए। एंड ग्रेजुअली बिगेन एक्सपोर्टिंग देम टू इंडिया इन ह्यूज बल्क्स। और बल्क्स का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर। उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे अपनी वस्तुओं को हमारे इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पे। तो इस तरह से जो कंपनी थी क्या करने लगी थी, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही थी हमारे देश के अंदर से। देखिए कि वो कच्चे माल को हमारे देश के अंदर से बहुत कम कीमत पर क्या करती थी, निर्यात कर देती थी अपने देश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। वहां पे मशीनों के द्वारा क्या किया जाता था, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, जो कि कम जिसके ऊपर लागत भी कम आती थी और बहुत जल्दी तैयार हो जाता था। फिर उस माल को, तैयार माल को इंडिया के अंदर दोबारा सेल कर दिया जाता था, हमारे ही इंडिया के अंदर बड़ी ऊंची ऊंची कीमतों पे इसको बेच दिया जाता था। कंपनी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, बहुत लंबे समय तक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। और जो हमारा इंडिया है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, क्या था, कॉलोनियल रूल के लिए हमारा जो इंडिया था वो बहुत बड़ा आय का साधन था, क्योंकि ज़्यादातर जो मुनाफा था जो इंग्लिश कंपनी थी वो हमारे इंडिया से ही कमा रही थी। इससे हमारे जो देश के अंदर जो कुटीर उद्योग थे, जिनको हम लघु उद्योग या कुटीर उद्योग बोल सकते हैं, और जो दूसरी जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी रूरल एरियाज़ के अंदर और अर्बन एरियाज़ के अंदर, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि हमारे देश के अंदर आधुनिक जो इंडस्ट्रीज थी वो नहीं थी। लोग हाथों से काम करते थे, हाथों से कलाकारी करते थे, और बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, उनकी वस्तुएं बिकना कम हो गई, उनकी जो डिमांड थी वो कम होगी, तो जो है वस्तुएं बिकेंगी नहीं, निर्यात नहीं होंगी। इससे क्या हुआ, उनके जो वे बेरोजगार हो गई, और देश के अंदर लोगों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो गाइस, चैप्टर के अंदर आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।